नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांत निकेतन में। आज जो वीडियो आया है करंट अफेयर दृष्टि का अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इसमें आपको पूरा कवर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आईआर मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जितने सम्मेलन हुए, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं हुई, या फिर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, सूचकांक और इंडेक्स वगैरह पारित आए हुए हैं, उन सभी को, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंटरनेशनल आपदाओं के, इंटरनेशनल चुनाव, सारी मतलब जितनी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन सभी को दिखाया जाएगा। तो पहले नंबर पर हम देखेंगे, जो पहले हमारा जो है वो आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, इससे जो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, इसके साथ ही साथ बाकी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रामबाण है। और अगर आपने राष्ट्रीय घटनाओं पे वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, इसके साथ ही घटना सार की भी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो फिलहाल चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, पहला हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें हम देखेंगे भारत और सिंगापुर। तो बात करें तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा उन्होंने संपन्न की है। ये जो पार्ट है वो मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से ध्यान से पढ़िएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की 5वीं सिंगापुर यात्रा थी। ठीक है, इसके पहले अपने कार्यकाल में इन्होंने 4 यात्राएं संपन्न कर ली हुई है। अगर हम बात करें तो 2025 में भारत और सिंगापुर के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। ठीक है सॉरी। इसके अलावा हम देखेंगे कि पहली यात्रा कब इन्होंने की थी, तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर संबंधों को राजनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया था। ठीक है, बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी एक प्रमुख स्रोत है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ समझौता हुआ, 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन्हें ही आप देख लीजिए। पहला है डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर MoUI। ठीक, दूसरा है शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग पर। ठीक है, तीसरा है मतलब इनका समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है, तीसरा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर इनका हस्ताक्षर। चौथा है भारत सिंगापुर अर्धचालक पारितंत्र साझेदारी। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, हमने आप सभी को बताया था कि इसके पहले कि सिंगापुर की अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी AIM का दौरा किया था, और जिसके तहत 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो और अगर इसमें इम्पोर्टेंट बात की हम करें तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की भी घोषणा की। और तिरुवल्लुर क्या है, तिरुवल्लुर जो है महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुर हैं, जिन्होंने तिरुक्कुलर नामक काव्य की रचना की थी। तो इन्हीं के ही नाम पर भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा हुई है। कहाँ पे हुई है, सिंगापुर में। ठीक है, चलो ये तो था सिंगापुर से इनका संबंध हमारे भारत का। अब हम देखेंगे भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम का संबंध। ठीक है, 3 से 4 सितंबर के मध्य ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई दारुस्सलाम की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह किसी प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ठीक है, बात करें तो 2024 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना का 40वां वर्षगांठ हुआ। ठीक है, इसके दौरान हम बात करें तो ब्रुनेई के
ब्रुनेई के सुल्तान ने वर्ष 1992 में और वर्ष 2008 में भारत की राजनयिक यात्रा संपन्न की हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई के भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। ठीक, इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बांदर सेरी बेगावान में स्थित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया। ठीक है, ये जो मस्जिद है इसका नामकरण ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन थर्ड के नाम पर किया गया है। इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर हस्ताक्षर समझौता हुआ है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो आप ये भी देख लीजिएगा आपके लिहाज से इम्पोर्टेंट है या नहीं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने बांदर सेरी बेगामान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान प्रारंभ किए जाने का स्वागत किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो संबंध है वो है भारत और यूक्रेन का। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। वर्ष 1992 में दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस यात्रा के दौरान कीव में स्थित मेरिंस्की पैलेस में भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ठीक है, इसके पहले इन दोनों की मुलाकात 2024 में अपूलिया इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी वहां पे हुई थी, जब वहां मीटिंग हुई थी। ठीक है, चलिए अगर हम आगे देखें तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भी भारत ने हिस्सा लिया हुआ था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है तो 23 अगस्त 2024 को मोदी जी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से रेल फोर्स 1 नामक ट्रेन के द्वारा 10 घंटे की यात्रा करने के पश्चात यूक्रेन पहुंचे थे। क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण होने के बाद से यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद है, इस वजह से इस दौरान मोदी जी ने अपनी यात्रा के दौरान ओएसिस ऑफ पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इनके मध्य यानी हमारे भारत और यूक्रेन के मध्य इस मुलाकात के दौरान 4 समझौतों पे ज्ञापनों पे हस्ताक्षर हुए। किन किन पे? पहला है कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। दूसरा है चिकित्सा उत्पादन विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। तीसरा है, ये दूसरा था, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता पर समझौता। चौथा है 2024 से 2028 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर समझौता। ठीक है, बात करेंगे यूक्रेन को भीष्म क्यूबस प्रदत्त, क्या है ये? 23 अगस्त 2024 को अपनी ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा में मोदी जी ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूबस प्रदान किए। ये इन क्यूबसों के माध्यम से घायलों का तुरंत उपचार करने में मदद मिलती है, साथ ही यह अनमोल जीवन की रक्षा में भी सहयोग करेगा। सभी प्रकार की चोटों, जख्मों, चिकित्सीय परिस्थितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक भीष्म क्यूब औषधियों एवं उपकरणों से सुसज्जित है। ठीक है, इसके अलावा यह बुनियादी शल्क चिकित्सा के लिए आवश्यक सर्जिकल उपकरणों से भी युक्त है। भीष्म क्यूब्स सीमित मात्रा में स्वयं विद्युत और ऑक्सीजन उत्पन्न करने में भी सक्षम है। तो इन्होंने 4 भीष्म क्यूब प्रदान किए। ठीक है, बात करें तो भीष्म जो है वह आरोग्य मैत्रीय परियोजना का एक अंग है। ठीक है, इसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल की भी संज्ञा दी गई है। ये आप याद रखिएगा भीष्म को। भीष्म का पूरा नाम ये है, भारत हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर सहयोग
हीता एंड मैत्री। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। इस नवोन्मेषी पोर्टेबल अस्पतालों को आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करें तो जनवरी 2024 में 2 आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म इकाइयों को अयोध्या में भी तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य था कि श्री राम जन्मभूमि की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दौरान चिकित्सीय तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि करना। ठीक है, ये तो था इम्पोर्टेंट बात। इसके साथ ही आप यहाँ पे भी एक बिंदु देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखेंगे आरोग्य मैत्री परियोजना क्या है। तो 2023 जनवरी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी। मानवीय पहल है ये पहली ऐसी कि जो वैश्विक स्वास्थ्य एवं आपदा राहत के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना है। ये तो था हमारा। ठीक, आगे हम देखेंगे भारत और पोलैंड। ठीक, भारत और पोलैंड के यात्रा के दौरान क्या चीज़ें हुई इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। 21 से 22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह विगत 45 वर्षों के दौरान किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा थी। बात करें तो 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पोलैंड की यात्रा पे गए थे। उसके बाद से अब जाके हमारे मोदी जी गए। ये हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापना का 2024 में 70वां वर्षगांठ का अवसर था। ठीक है, इस यात्रा के दौरान वारसा में डोबरी महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की हमारे मोदी जी ने। यह स्मारक वारसा के गुड महाराजा स्क्वायर में स्थित है। यह जो स्मारक स्थल है वह नवानगर के जामशेद दिग्विजय सिंह जी और रणजीत सिंह जी जडेजा के प्रति पोलैंड के लोगों एवं सरकार के सम्मान एवं कृतज्ञता की याद दिलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जाम साहेब ने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों एवं महिलाओं को शरण प्रदान की हुई थी इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। इसके साथ ही साथ मोदी जी ने वारसा में स्थित कोल्हापुर स्मारक में भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, जो कि कोल्हापुर रियासत द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति उदारता को समर्पित है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इन्होंने इस यात्रा के दौरान वारसा में मोंटे कैसीनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये सभी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के दौरान जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक एक नई पहल की घोषणा की। इस पहल के तहत प्रतिवर्ष 20 पोलिश युवाओं को भारत में आमंत्रित किया जाएगा। इसी यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री वहां के पोलैंड के डोनाल्ड टस्क के बीच बैठक का आयोजन हुआ। इन दोनों ही नेताओं ने भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। साथ ही साथ रणनीतिक साझेदारी को क्रियान्वित करने के लिए दोनों देश वर्ष 2024 से 28 के लिए एक 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना पर सहमत हुए। इसी दौरान मोदी जी ने वारसा में स्थित बेलवेडर पैलेस में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से भी इन्होंने मुलाकात की। तो ये यात्रा थी पोलैंड की। अब चलिए मलेशिया चलते हैं। मलेशिया में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश में मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत की राजनयिक यात्रा संपन्न की। इनके प्रधानमंत्री कौन हैं? दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, जो कि कब आए थे? 19 से 21 अगस्त 2024 में। मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। ठीक है, साथ ही यह मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में श्री इब्राहिम की किसी दक्षिण एशियाई देश की पहली यात्रा भी थी। इस दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखेंगे इनकी व्यापक रणनीतिक साझेदारी। मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है दोनों ही देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी वर्ष 2010 में स्थापित हुई थी, जिसे
वर्ष 2015 में विस्तारित रणनीतिक साझेदारी में रूपांतरित कर दिया गया। मुख्य रूप से दोनों देशों में, भारत और मलेशिया में क्या घोषणाएं हुई इस मुलाकात के दौरान? पहला, भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल को की एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई। इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखिएगा। इसके अलावा मलेशिया के संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA में शामिल होने का निर्णय लिया। ठीक है। इसके अलावा UTAR मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ की स्थापना की जाएगी। ये देखिए, तिरुवल्लुर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो तमिल कवि थे, उन्हें याद रखिएगा आप। अगला है 5वां, भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी। छठा है, भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन के तहत दोनों देशों में स्टार्टअप पारितंत्र के मध्य सहयोग की घोषणा होगी। अगला है, भारत द्वारा अपने UPI को मलेशिया के पेननेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है। ठीक है। इसी के दौरान ही दोनों देशों के मध्य श्रमिकों की भर्ती, रोजगार और स्वदेश वापसी, आयुर्वेद एवं चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते सहित कुल 8 समझौते हुए हैं। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। इसके अलावा 9वें भारत मलेशिया CEO फोरम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। चलिए, ये तो था हमारा मलेशिया। अब चलिए हम वियतनाम चलते हैं। वियतनाम की बात करें तो 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन ने भारत की राजनयिक यात्रा संपन्न की। ठीक, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है। इस पार्क के निर्माण है, यह भारत के सहयोग से किया गया है। वियतनाम द्वारा CDRI में शामिल होने की घोषणा की गई और दोनों देशों के मध्य वर्ष 2024 से 28 के अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है। इसके अलावा विकसित भारत 2047 के विजन के तरह ही वियतनाम 2045 नामक विजन को अपनाया गया। ठीक है। इस विजन के द्वारा वर्ष 2045 तक वियतनाम एक उच्च आय वाले विकसित देश बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य टोटल 9 समझौते हुए। पहला, रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता के तहत ऋण समझौते हस्ताक्षरित हुए। अगला है, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्रिक विरासत परिसर के विकास एवं सहयोग पर हस्ताक्षर हुए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो था। चलिए आगे हम देखेंगे। नौ हुए, पर जिसमें जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बताया। चलिए आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रिया। ठीक, भारत और ऑस्ट्रिया 9 से 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यह यात्रा ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर आयोजित हुई। ठीक है। विगत 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। इसके पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई हुई थी। बात करें अगर हम चलिए आगे देखते हैं। बात करें तो वर्ष 2024 में भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना का यह 75वां वर्षगांठ है। और ये हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इसके पहले 1983 में हमारी इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई हुई थी। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वॉन डेर बेमेन और ऑस्ट्रिया के प्रमुख भौतिक विज्ञानी एवं वर्ष 2022 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जेलिंगर से भी इन्होंने मुलाकात की। बात करें तो दोनों देशों के बीच नवाचार और उद्यमिता को
बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बात करें अगर हम ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया एक मध्य यूरोपीय देश है और इसमें मुख्य एजेंसियां, मुख्यालय, सचिवालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थापित हैं। कौन कौन से? IAEA, ठीक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। UNIDO, यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय वहीं पे है। UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसके अलावा OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। ठीक है, इन चारों का मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया में ही है, तो इसलिए ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब बात करेंगे एक महत्वपूर्ण देश रूस की। अब हम रूस चलते हैं। तो रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 को मॉस्को रूस की यात्रा संपन्न की। इन दोनों नेताओं के बीच 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के पश्चात एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसका शीर्षक था भारत रूस स्थायी एवं विस्तारित साझेदारी। ठीक है, आगे देखेंगे। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज हो जाती है चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा। ये क्या है? भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु तत्पर हैं। बात करें तो वर्ष 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों चेन्नई हमारे भारत ने और व्लादिवोस्टोक रूस का शहर है, इन दोनों ही जगहों पर स्थित बंदरगाहों को आपस में संबद्ध मतलब दोनों को जोड़ने की मंशा के तहत इन दोनों ने घोषणा की हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इन दोनों ही देशों के बीच सीमित कनेक्टिविटी को उनके सीमित व्यापार के प्रमुख कारणों में से एक जाना जाता है। इसके अलावा भारत एवं परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा नामक एक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की। इसके अलावा सितंबर 2000 में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के माध्यम से यह पहल प्रारंभ की गई। चलिए आगे देखेंगे। अभी जो ये यात्रा हुई जिसमें टोटल कहें तो 9 समझौते हुए, जिसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो 2024 से 2029 की अवधि के लिए रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में सहयोग का कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुआ। जलवायु परिवर्तन एवं निम्न कार्बन विकास के उद्देश्य पर समझौता हुआ। मानचित्र कला के सामान्य क्षेत्र में सहयोग के संबंध में हस्ताक्षर हुआ। ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान एवं लॉजिस्टिक में सहयोग पर हस्ताक्षर हुआ। इसके अलावा प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर हुआ। रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान जो है उससे हमारे मोदी जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, मॉस्को के क्रेमलिन स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में एक विशेष कार्यक्रम के तहत रूस के जो प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से मोदी जी को सम्मानित किया और इस सम्मान से सम्मानित होने वाले यह पहले भारतीय नेता हैं। ठीक है, रूस और भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे हम देखेंगे। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास, ठीक है, जो कि 2 दूतावास रूस के शहरों कजान और येकातेरिनबर्ग में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये इम्पोर्टेंट रहा आप सभी के लिए। आगे हम देखेंगे ग्रीस की यात्रा को।
तो ग्रीस के जो प्रधानमंत्री थे किरियाकोस मित्सोटाकिस, इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। इसके साथ ही ये 9वें रायसीना डायलॉग 2024 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल हुए थे। ठीक है, जो ये डायलॉग हुआ था रायसीना डायलॉग 9वां, यह 21 से 23 फरवरी 2024 को हुआ था, जिसका उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया हुआ था। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। रायसीना डायलॉग 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग एवं निर्माण। ठीक है, आगे देखेंगे। इस यात्रा के दौरान ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मुंबई का भी दौरा किया था। इसके साथ ही इन्होंने भू राजनीति एवं भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है रायसीना डायलॉग, इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत की ग्रीस यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री की, तो इन्हीं के निमंत्रण पर हमारे मोदी जी 25 अगस्त 2023 को पहले गए हुए थे। ठीक है, जो कि 40वां वर्ष है पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा पर। इसके पहले हमारी इंदिरा गांधी गई थी 1983 ईस्वी में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया। बाकी ग्रीस के राष्ट्रपति ने मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ठीक है, अब बात करेंगे, यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं हमारे मोदी जी। भारत और यूएई के संबंध की बात करते हैं। मोदी जी ने 13 से 14 फरवरी 2024 में यह यात्रा संपन्न की। यह उनकी 7वीं यात्रा थी और इसके पहले विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई यूएई की यात्रा इन्होंने की हुई थी हमारे मोदी जी ने। ठीक है, हम बात करेंगे किन किन बिंदुओं पर इनके मध्य समझौता का आदान प्रदान हुआ। तो पहला द्विपक्षीय निवेश संधि पे, ठीक, ये आप देख लीजिए, द्विपक्षीय निवेश संधि पे समझौता हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर पे, यह परिसर लोथल गुजरात में निर्माणाधीन है। इसके अलावा त्वरित भुगतान पोर्टल को आपस में संबद्ध करने पर समझौता हुआ। ठीक है, ठीक, आगे हम बात करें तो फरवरी 2024 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस समझौते पर यूएई में रुपे कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकार्यता में वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। आहलान मोदी 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी यूएई में स्थित जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में यूएई स्थित भारतीय समुदाय द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आहलान मोदी शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, और इस कार्यक्रम में मोदी जी ने दुबई में सीबीएसई के एक क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ शीघ्र ही किए जाने की घोषणा की। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों ही देशों के मध्य मोदी जी और यूएई के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम ने दुबई में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास किया। भारत मार्ट एक दुबई में स्थित मार्केट प्लेस है जिसका शुभारंभ 2026 में प्रस्तावित है। चलिए, ये थी इम्पोर्टेंट बातें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 12 से 14 फरवरी 2024 के मध्य दुबई यूएई में संपन्न हुआ था। यह 11वां संस्करण था और इसकी थीम थी भविष्य के सरकारों को आकार देना। ठीक है, इस सम्मेलन में तुर्की, भारत और कतर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, घोषित किया गया था। मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए, ये 2018 में भी गए हुए थे। आगे बात करें तो BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी 14 फरवरी 2024 को हमारे मोदी जी ने अबू धाबी यूएई में BAPS हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया। यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। साथ ही यह मध्य पूर्व में पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर भी
है। इसके साथ ही इस मंदिर का निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण बोचासन वासी श्री अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS द्वारा कराया गया है। यह मंदिर भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है। स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामीनारायण द्वारा गुजरात में की गई थी और भगवान स्वामीनारायण, जिनका बचपन का नाम घनश्याम था, इनका जन्म भारत के छपिया जिले में हुआ था, छपिया गांव में। तो उन्हीं के नाम पे इसका मंदिर का उद्घाटन किया गया है। विश्व भर में पहले BAPS के वैश्विक नेटवर्क में 1100 से अधिक मंदिर शामिल हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत और फ्रांस की। भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की 25 से 26 जनवरी 2024 को। अपनी इस यात्रा की शुरुआत में ये पहले जयपुर गए, राजस्थान गए, ठीक है, जहाँ पे इनका स्वागत हुआ। जयपुर में इन्होंने आमेर का किला, जंतर मंतर और हवा महल को घूमा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट बाकी क्या है, ये हमारे 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए थे। और कौन कौन आमंत्रित हुए थे आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके पहले फ्रांसीसी नेता जो रहे हुए हैं, कह सकते हैं कि अब तक सर्वाधिक 6 बार कोई फ्रांसीसी नेता ही भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी सशस्त्र बलों में से एक संयुक्त बैंड एवं मार्चिंग दल ने मार्च पास्ट किया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो इस अवसर पर फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के एक बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन विमान एवं 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी भाग लिया। इस यात्रा के दौरान कुछ घोषणाएं हुई। 2026 को भारत फ्रांस नव परिवर्तन वर्ष के रूप में घोषित किया गया। फ्रांस के एफिल टावर में भारत के UPI का संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। भारतीय UPI को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश बना है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी के कार्यक्रम के दौरान सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा मुख्य भूमि फ्रांस में स्थित मार्सेय में भारत के महावाणिज्य दूतावास, जबकि हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही साथ फ्रांस के मान्यता प्राप्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों में से स्नातकोत्तर एवं इससे ऊपर की डिग्री प्राप्त करने वाले भारतीयों के लिए 5 वर्ष की अवधि की शेंगेन वीजा योजना को भी चलाने की घोषणा की गई। बात करें H125 हेलीकॉप्टरों से संबंधित समझौता, तो इस दौरान भारत में H125 हेलीकॉप्टर के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए TASL एवं एयरबस के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे भारत और ओमान। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए फटाफट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए विस्तार में देख ले रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक आए 15 से 17 दिसंबर 2023 में। यह इनकी पहली राजकीय यात्रा थी। 26 वर्षों में पहली बार कोई राजकीय यात्रा पे आया था ओमान से। इसके पहले 1997 में ओमान के सुल्तान आए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो ओमान उन 9 देशों में से एक है जिसे भारत ने अपने G20 अध्यक्षता के दौरान G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने हेतु अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। इस यात्रा के दौरान भविष्य के लिए साझेदारी शीर्षक से एक संयुक्त विजन दस्तावेज अंगीकृत किया गया। इस यात्रा के अवसर पर भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। इस डाक टिकट पर भारत और ओमान के लोक नृत्यों क्रमशः डांडिया रास और अल रजा को दर्शाया गया है। साथ ही इस डाक टिकट की पृष्ठभूमि में हवा महल, जयपुर और निजवा किला ओमान प्रदर्शित है। बात करेंगे भारत और तंजानिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की,
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा इन्होंने संपन्न की। यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, तंजानिया की राष्ट्रपति के रूप में उनकी यह पहली यात्रा थी। साथ ही G20 समूह में अफ्रीकी संघ में शामिल होने के बाद किसी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत एवं तंजानिया अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने पर भी सहमत हो गए हैं। चलिए आगे हम देखेंगे, अगला है क्या, तंजानिया का और कुछ बिंदु है, देख लेते हैं। इस दौरान मध्य रक्षा सहयोग हेतु एक 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा फरवरी 2024 में सूरजकुंड फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला में तंजानिया भागीदारी देश था। ठीक है, इसके अलावा इस यात्रा के दौरान तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैंट एलायंस में शामिल होने की घोषणा की। इसके अलावा तंजानिया ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट बातें हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, जो सूचकांक, जो रिपोर्ट जारी हुई है। तो पहली हमारी देखेंगे सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक को प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। 26 सितंबर 2024 को यह रिपोर्ट जारी हुई। इस 17वां सूचकांक है। इसका शीर्षक क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। इंग्लिश में आप सभी देख लीजिएगा, अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। आप देख लीजिएगा, इसको इंग्लिश थोड़ी कमजोर है। सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में विश्व की कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग दी गई। लगातार स्विट्जरलैंड 14वें वर्ष में भी पहली बार प्रथम आया है। ठीक है, अर्थात विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित की गई, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। अंगोला इस सूचकांक में अंतिम पायदान पे है, 133वें। ठीक है, और वर्ष 2013 से GII रैंकिंग में सबसे तेजी से सुधार करने वाली मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान और मोरक्को हैं। ठीक है, इसके अलावा 40 अर्थव्यवस्थाओं में से केवल 5 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें चीन पहले स्थान पे चीन है, जिसको 11वां स्थान मिला। मलेशिया को 33वां, तुर्की को 37वां, बुल्गारिया 38वें स्थान पे और हमारा भारत 39वें स्थान पे है। ये देखिए, ये रिपोर्ट शीर्ष 5 देश, इसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे अमेरिका, फोर्थ पे सिंगापुर और फिफ्थ पे UK है। ठीक है, भारत को लगातार चौथे वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस घोषित किया गया। ठीक है, इसे 39वीं रैंक प्राप्त हुई। 2023 में यह 40वें नंबर पे था। चलिए, इसमें जितना इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर है, इसे आप देख लीजिए। इसके भी इस सूचकांक के दौरान इसकी भी घोषणा की गई। ठीक है, टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। चलिए आगे देखेंगे, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है करंट में आपके। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अभी बात करें इम्पोर्टेंट, तो यह इस रैंकिंग का 11वां संस्करण है और यह रिपोर्ट सितंबर में जारी कर दी गई है। और देखें तो घाना, नाइजीरिया और
प्यूर्टोरिको को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया। ये 3 देश इस सूचकांक में पहली बार शामिल हुए। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में विश्व की कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। जो इम्पोर्टेंट है वो देखते चलिए। शीर्ष 3 देश विश्व प्रतिभा रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड पे लग्जमबर्ग है। ठीक है, हमारे भारत ने 58वां स्कोर प्राप्त किया है। वर्ष 2023 में इसका 56 स्थान था, अभी ये 58वें स्थान पे है। ठीक है, जबकि एशिया प्रशांत देश के क्षेत्र के देशों की रैंकिंग के हिसाब से देखें तो भारत 12वें स्थान पे है। मंगोलिया को सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संबंधित आंकड़े जारी किए गए। ठीक है, ये जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में जीडीपी के संदर्भ में शीर्ष पर सबसे पहला स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई। ठीक है, इसके बाद चीन, जर्मनी और जापान का स्थान है। हमारे भारत का स्थान 5वां है। ठीक, यूएई, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला है रिपोर्ट वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। ठीक है, अगस्त 2024 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 जारी किया गया। ठीक है, 142 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। भारत ने 26वां स्थान प्राप्त किया है और अंतिम रैंक में अंतिम 4 देश हैं पोलैंड, जापान, कंबोडिया और लिथुआनिया। फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें शीर्ष 3 देशों की बात करें तो फर्स्ट पे है इंडोनेशिया, सेकंड पर केन्या और थर्ड पर सिंगापुर है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की बात की जाए तो आगे देखते हैं 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की। तो जुलाई 2024 में वर्ल्ड डाटालस.com ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची जारी की। उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में अमेरिका में स्थित ब्लैक थंडर माइन को विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदान घोषित किया गया है। वर्ष 2023 में इस ग्रीन फील्ड खदान द्वारा अनुमानित 62.68 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। इस खदान द्वारा कम सल्फर युक्त सब बिटुमिनस कोयले का उत्पादन किया जाता है। बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 खदानें हमारे भारत की हैं। इस सूची में गेवरा ओपन कास्ट खदान को दूसरा स्थान मिला है जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है। इस खदान का स्वामित्व साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के पास है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। गेवरा सीओ खदान की वार्षिक कोयला उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन है। ठीक है, और यह भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो कुसुमुंडा ओपन कास्ट खदान को चौथा स्थान मिला है इस जारी रिपोर्ट में। यह भी हमारी छत्तीसगढ़ के कोरबा में ही स्थित है और इसका जो स्वामित्व है वह भी SECL के पास है। ठीक है, यह भारत की दूसरी खदान है सबसे बड़ी। चलिए आगे हम देखेंगे अगर तो गेवरा ओसी खदान और कुसमुंडा ओसी खदान संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं जो कि भारत में कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। ठीक है, कुछ सबसे अत्यधिक उन्नत खनन मशीनें तैनात की गई हैं दोनों खदानों में जो कि सरफेस माइनर है। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बता दिया। अगर हम बात करें तो भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं। ठीक है, जिसमें अभी जो भारत की 2 कोयला खदानें मिली हैं वो हमारी छत्तीसगढ़ की हैं दोनों। ठीक है, ये देखिए रिपोर्ट। फर्स्ट नंबर पे है ब्लैक थंडर माइन अमेरिका, सेकेंड पे है गेवरा ओसी खदान भारत जो कि छत्तीसगढ़ में है, तीसरा है नॉर्थ एंटेलोप रोसेल माइन जो कि अमेरिका की ही आई है और चौथा है कुसुकुंडा
कुसुमुंडा ओसी खदान जो कि भारत की है और छत्तीसगढ़ में स्थापित है। 5वां है नॉर्थ साइनी माइन, ये चीन का है। ठीक है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। चलिए आगे देखेंगे। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 23 जुलाई 2024 तक भारत मंडप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह पहली बार अवसर था जब भारत ने विश्व धरोहर समिति के वार्षिक सत्र की मेजबानी की। ठीक है। आगे हम देखेंगे इस समारोह में अपने संबोधन के मध्य हमारे प्रधानमंत्री ने विकास भी और विरासत भी जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में को $1 मिलियन की अनुदान की भी घोषणा की। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जो है वो हम बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। जो शामिल किया गया इस सत्र के दौरान अभी तक ये देखिए, टोटल 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया इस समिति के दौरान। इस नए स्थलों में 19 सांस्कृतिक हैं, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु की। इस हमारे भारत में मोइद्दस है जो अमोर राजवंश का टीला दफन प्रणाली है, इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया और इस तरह यह 43वां विश्व धरोहर स्थल भारत का है और यह सूची में शामिल होने वाला असम का तीसरा स्थल है। ठीक है। इसके पहले असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया था, जो कि दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं प्राकृतिक श्रेणी में आते हैं। ठीक है। जबकि मोइद्दस को सांस्कृतिक श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। ठीक है। यह असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है जो कि इस सूची में शामिल हुआ। ठीक है। बाकी आप इसे देख लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे। लोगो क्या होता है आप देख लीजिए। लोगो कर्नाटक स्थित हम्पी में स्मारकों के समूह से प्रेरित है जो कि एक विश्व धरोहर है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे फटाफट बढ़ते हैं। इस लोगो की टैगलाइन है सह नौ यशः। ठीक है। यह टैगलाइन संस्कृत में है और इसका अर्थ है हमारा गौरव बढ़े। मोइद्दस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। मोइद्दस असम के चराई देव जिले में स्थित है। पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला के तलहटी क्षेत्र में स्थित मोइद्दस वर्तमान में टीलेनुमा संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था आई। इसे ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो। हम कहें तो चराई देव के मोइद्दस की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों से और मिस्र के फैरो के पिरामिडों से की जा सकती है। ठीक। शीर्ष अगर हम 6 देशों की बात करें तो इटली के लगभग 60 अभी तक धरोहर शामिल हो चुके हैं इस यूनेस्को में। चीन दूसरे नंबर पे है, जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर स्पेन और भारत को हमारे 6वां स्थान प्राप्त है। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो भारत के टोटल 43 कौन कौन से हैं सांस्कृतिक स्थलों में करें तो आप ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सांस्कृतिक स्थलों में हमारा सबसे नंबर पे आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, सूर्य कोणार्क मंदिर 6ठे नंबर पे, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, ये देखिए रिपोर्ट, फतेहपुर सीकरी, ये खजुराहो एलिफेंट, फिर महाजीवित चोल मंदिर, पत्तदकल में स्मारकों का समूह, सांची का बौद्ध स्मारक, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके स्मारक, भारत की पर्वतीय रेलवे, बोधगया का महाबोधि मंदिर, भीमबेटका की रॉक शेल्टर, चंपानेर पावागढ़, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है। इसके साथ ही जंतर मंतर, राजस्थान की पहाड़ियाँ, रानी की वाव, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। ये देखिए अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक, जयपुर शहर पूरा धौलावीरा, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, शांति निकेतन,
होयसल के पवित्र मंदिर समूह मोइद्दस, ठीक है। प्राकृतिक में देखें तो कांचीरंगा, केवलादेव, मानस वन्यजीव सुंदरवन, नंदा देवी फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन। मिश्रित में देखेंगे तो कंचनजंगा, ठीक है। चलिए, परी परियोजना क्या है ये देख लीजिए आप सभी। परी परियोजना संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसका कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया गया है, ठीक है। इस परियोजना के तहत विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शन किया जाएगा, जो आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है, आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। मोनाको एंड वेनेजुएला FATF के ग्रे सूची में शामिल है। FATF का पूर्ण नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क रिपोर्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसकी बैठक हुई टी राजा कुमार सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में हुई और इनके अध्यक्षता में। इसी दौरान मोनाको और वेनेजुएला को इस FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया, जबकि जमैका और तुर्की को इस ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया, ठीक है। चलिए, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक की बात करते हैं, ठीक है। 27 जून 2024 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 173 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है। और ये रैंक है 5 रैंक, आप रैंक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, वियना ऑस्ट्रिया को इस सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पे ये आया हुआ है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के तहत ही दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर माना गया है, ठीक है। इसके अलावा कोपेनहेगन डेनमार्क को दूसरा और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम देखेंगे, दमिश्क को क्यों लास्ट स्थान प्राप्त हुआ? क्योंकि वहां पे नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में अगर हम देखें तो 5 रैंक पे है वियना, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रिया का, कोपेनहेगन डेनमार्क का सेकंड पे, थर्ड पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पे है कैलगरी कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड फिफ्थ नंबर पे है। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। चलिए इसको देख लेते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक बात करें तो 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। यह सूचकांक फोस्ट रिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। यह इस रिपोर्ट का 14वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक में स्वीडन फर्स्ट नंबर पे और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अंतिम 120वें स्थान पे शामिल रहा, ठीक है। रिपोर्ट देख सकते हैं। शीर्ष 5 देश, स्वीडन फर्स्ट नंबर पे, डेनमार्क सेकंड पे, फिनलैंड थर्ड पे, फोर्थ पे स्विट्जरलैंड, स्वीडन फर्स्ट पे है और स्विट्जरलैंड फोर्थ पे, फिफ्थ पे है फ्रांस। हमारे भारत को 63वां स्थान मिला है, ये भी देखते चलिए, ठीक है। भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में प्रगति दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। चलिए आगे देखेंगे। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ठीक। इसमें हम बात करें तो इस रिपोर्ट की 36वीं संस्करण जारी किया गया, ठीक है, जिसमें देश की 67 अर्थव्यवस्थाओं को लिया गया है। फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर आया हुआ है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे डेनमार्क। चलिए आगे देखेंगे। अंतिम पायदान से देखें तो अंतिम पायदान में सबसे लास्ट में वेनेजुएला, उसके बाद अंतिम से दूसरा अर्जेंटीना और अंतिम से तीसरा घाना। हमारे भारत को 39वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है। एशिया प्रशांत के कुल 14 देशों में भारत की यह रैंक 12वीं है और टोटल 39वीं। सतत विकास रिपोर्ट 2024 को हम देखेंगे, ठीक है।
17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया। यह रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इसका शीर्षक है एसडीजीएस और भविष्य का यूएन शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसमें हम बात करें अगर इस रिपोर्ट के दौरान एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है और इसमें संयुक्त राष्ट्र के यह सभी 193 सदस्य राष्ट्रों को कवर करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो बारबाडोस इसमें शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, जबकि अमेरिका अंतिम 193वें स्थान पे है। गिनी बिसाऊ को इस सूची में पहली बार शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, गिनी बिसाऊ को। चलिए शीर्ष 5 देश देख लेते हैं एसडीजी के। फर्स्ट पे फिनलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे डेनमार्क, फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ पे फ्रांस। भारत का स्कोर टोटल है 64.0, जो कि भारत का स्थान है 109वां। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 17 जून 2024 को अमेरिकी कंपनी मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रिपोर्ट जारी किया गया। सिटी रैंकिंग रिपोर्ट, इसके अनुसार 5 महाद्वीपों के 226 देशों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया। सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क शहर से की जाती है। इसमें हांगकांग को विश्व का रहने के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया और विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर हैं अबुजा और लागोस। ये दोनों ही नाइजीरिया में है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, इसके अलावा मुंबई को भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया, जो कि 136वें स्थान पे है। ठीक है, अगर हम भारतीय शहरों की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो भारत में मुंबई को सबसे महंगा शहर बताया गया। इसके दूसरे स्थान पे आया है नई दिल्ली, तीसरे पे चेन्नई और चौथे स्थान पे बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे और भारत के हैदराबाद, पुणे और कोलकाता। ठीक है, ये रिपोर्ट सबसे महंगे सिटीज़ के रूप में आए हैं। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये 2023 का है। अगर आपको देखना है तो इसे भी देख सकते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 को देखेंगे तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। 18वां संस्करण है और 146 अर्थव्यवस्थाओं को लैंगिक असमानता की दिशा में हुई प्रगति का मापन और देशों के लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखें अगर तो वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में आइसलैंड को विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो साथ ही आइसलैंड अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने वाला विश्व की एकमात्र अर्थव्यवस्था बन गया है। शीर्ष 5 देश देखेंगे। फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पे फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और इसके साथ ही क्रमशः स्वीडन। अंतिम में देखें तो सूडान, पाकिस्तान और चाड आते हैं। हमारे भारत को 129वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, भारत अब तक अपने 64.1% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 137वां था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2024। 11 जून 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया 2024। यह 18वां संस्करण है और इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है। उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंकिंग दी गई है। ठीक है, रूस और यूरेशिया के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों में शांति के स्तर में गिरावट दर्ज हुई है। रूस विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र घोषित हुआ है। यूरोप के बाद एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश है। यमन को विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण या कह सकते हैं अशांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है।
शीर्ष 5 देशों की बात करें तो सबसे शांति है आइसलैंड में, दूसरे नंबर पे आयरलैंड में, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिया में, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड में और 5वें नंबर पे सिंगापुर में। हमारे भारत की बात करें तो भारत 116वें स्थान पर है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें सुधार हो गई है, शांति हो गई है। ठीक है, भारत वर्तमान में पूर्व की तुलना में सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र में है। भूटान दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे शांतिपूर्ण देश है। ठीक है, जबकि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी अध्यक्षों की बात करें तो 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें कुल 5 सीटें चुनाव के लिए उपस्थित रही। इस सभा ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, इससे पहले पाकिस्तान 7 बार, पनामा 5 बार, डेनमार्क 4 बार, ग्रीस 2 बार और सोमालिया मात्र एक बार सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बन चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम अगर देखें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक, तो 4 जून 2024 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट जारी हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश लगातार शीर्ष पे हैं। यूरोपीय देशों को शीर्ष 20 स्थानों पर जगह प्राप्त हुई है। एस्टोनिया को फर्स्ट स्थान मिला है। यह पहला अवसर है जब इस सूचकांक में किसी पूर्वी यूरोपीय देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है। डेनमार्क को 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। अभी देखेंगे फर्स्ट नंबर पे है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। ठीक है, क्रमशः। अंतिम देखें तो अंतिम में सबसे लास्ट में वियतनाम है, फिर पाकिस्तान, फिर लाओस, फिर म्यांमार और फिर भारत। वाह, चलिए आगे देखेंगे। भारत को 176वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं भारत की स्थिति इस दौरान। चलिए ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम फटाफट सारे बिंदुओं को भी कवर करना है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025। चलिए 4 जून 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 21वां संस्करण है और अब तक यह सबसे बड़ा संस्करण है जो कि विश्व भर के 1503 संस्थानों को शामिल किया हुआ है इसने अपने। चलिए आगे देखेंगे। अमेरिका को लगातार 13वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अमेरिका के सर्वाधिक संस्थान 196 संस्थान शामिल हैं। ठीक है, इस दृष्टि से यूनाइटेड किंगडम को दूसरा 90 संस्थानों के साथ और चीन को तीसरा स्थान 71वें संस्थान के साथ शामिल रैंकिंग मिली है। अगर हम बात करें तो अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकेंड पर इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके इसी का ही है। थर्ड पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, फोर्थ पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय और फिफ्थ पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, ये पांचों ही हमारे अमेरिका के ही हैं। ठीक है, भारत के कुल 46 संस्थान शामिल हुए हैं। आईआईटी बॉम्बे को इस रैंकिंग में 118वां स्थान मिला हुआ है। इस सूची में शामिल भारत का यह शीर्ष स्थान है। भारत के 5 शीर्ष स्थानों में आईआईटी बॉम्बे जिसे 118वां स्थान मिला है। देखिए 2024 और 2025 दोनों का रिपोर्ट है। दूसरे स्थान पे है आईआईटी दिल्ली, तीसरे पे है आईआईटी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, चौथे पे है आईआईटी खड़गपुर और 5वें पे है आईआईटी मद्रास। चलिए यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट देखते हैं। 21 मई को यह रिपोर्ट जारी की गई। यह इसका द्वितीय संस्करण है। ठीक है, इस टोटल 119 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। ठीक है, केप वर्दे, चाड, हांगकांग, एसएआर, लेसोथो, यमन को शामिल किया गया था।
2021 में, लेकिन ये सभी 2024 में शामिल नहीं हैं। जबकि अल्जीरिया, बारबाडोस, ईरान, जमैका, ओमान, उज्बेकिस्तान और जिम्बाब्वे जैसी अर्थव्यवस्थाओं को पहली बार शामिल किया गया। इसके साथ ही यूरोप एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था शीर्ष पर बनी हुई हैं। 5 शीर्ष देश हैं। पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे स्पेन, तीसरे पे जापान, फोर्थ पे फ्रांस और फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया। चलिए, अगर हम अपने अंतिम में देखें तो अंतिम में माली सबसे लास्ट में है और सियरा लियोन लास्ट से सेकेंड एंड कैमरून लास्ट से थर्ड पे। ठीक है, चलिए, अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत 39वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां MOWCAP माओ कैप क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, माओ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इसमें शामिल हुई हैं। इसका पूरा नाम क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 6 से 10 मई 2024 के मध्य 10वीं इस बैठक में कहाँ हुई? उलान बटार, मंगोलिया में। टोटल 20 नई कृतियों को शामिल किया गया और हमारी भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण 3 कृतियाँ हमारे रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन को शामिल किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचरितमानस हम सभी जानते हैं इसके बारे में, और नहीं जानते तो आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, पंचतंत्र के बारे में भी हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो इसे पढ़ लीजिए। सहृदय लोक की रचयिता आनंदवर्धन हैं, और अगर और विशेष जानना है तो आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी हम देखेंगे विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट। 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 22वें संस्करण को जारी किया गया। ठीक है, इसका विषय क्या था? ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता। ठीक है, हम बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र पत्रकारिता करने के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे कठिन क्षेत्र है। 3 स्थान मुख्यतः नॉर्वे को फर्स्ट, डेनमार्क सेकेंड और स्वीडन थर्ड पे हैं। नॉर्वे लगातार 8वीं बार फर्स्ट पोजीशन पे है, जबकि इरिट्रिया को 180वां स्थान सबसे लास्ट स्थान प्राप्त हुआ है। ये देखिए शीर्ष रैंकिंग 5 देश, नॉर्वे फर्स्ट पे, डेनमार्क सेकेंड, स्वीडन थर्ड, नीदरलैंड्स फोर्थ और फिनलैंड फिफ्थ पे है। हमारा भारत 159वें स्थान पे है। ठीक है, इसके पहले 2023 में 161वें स्थान पे था। चलिए बाकी आप देख लीजिए रिपोर्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। चलिए 30 अप्रैल 2024 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 को जारी की गई। यह 12वां संस्करण था और तैयार करने के लिए इन्होंने टोटल 18 प्रदर्शन संकेतों का प्रयोग किया। इसमें बात करें तो एशिया देश के कुल 31 देशों क्षेत्रों के 739 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई, जिसमें जापान के सबसे अधिक 119 विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारत 91 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरे स्थान पर है। बात करें इसके पहले भारत कुल 75 विश्वविद्यालयों के साथ 2023 में भारत के कुल 75 विश्वविद्यालयों को स्थान प्राप्त हुआ था। पर अभी इसमें हम देखें तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का फर्स्ट पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट में यह छठवां वर्ष है जब इस विश्वविद्यालय को रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला हुआ है। शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में चीन के सर्वाधिक 5 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, शीर्ष में हम 3 विश्वविद्यालय अगर देखें तो सिंघुआ चीन का है, पेकिंग चीन का है, और थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। चलिए आगे हम देखेंगे एशिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की सूची में मात्र एक भारतीय संस्थान को स्थान मिला, और जो कि है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, याद रखिएगा।
और इसके साथ ही 3 देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 32वां स्थान मिला, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को 119वां स्थान मिला, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टम केरल को 134वां स्थान मिला। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करेंगे तो 20 मार्च 2024 को यह रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में लगभग 143 देश शामिल हुए, जिसमें फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। यह अंतिम पायदान पे है, जिसका यह अर्थ है कि यह विश्व का सबसे दुखी देश है। ठीक है, आगे हम बात करें तो शीर्ष 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड फर्स्ट पे, डेनमार्क सेकंड पे और आइसलैंड थर्ड पे है। हमारा भारत 126वें स्थान पे है। अभी आधा कभी खुशी और कभी गम वाला यहाँ पे माहौल है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति तो वर्ष 2019 से 23 की अवधि में विश्व की शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश इस प्रकार हैं। अमेरिका 72% के साथ फर्स्ट पे, फ्रांस 11%, रूस 11% के साथ थर्ड पे, चीन और जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देशों के में तो भारत सबसे नंबर 1 पे है 9.8%, सऊदी अरब, फिर कतर, फिर यूक्रेन और फिर पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा। अंकोर को यशोधरपुर के नाम से भी जाना जाता है। अंकोर का नाम है नुकोर यानी साम्राज्य। चलिए अब इसके बारे में हम देखते हैं। हाल ही में कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट को विश्व के 8वें अजूबे के रूप में अनाधिकृत शीर्षक से नवाजा गया है। इटली के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पोम्पेई को छोड़कर अंकोर वाट को विश्व के 8वें अजूबे का खिताब मिला। ठीक है, बाकी विश्व के 7 अजूबे आप सभी जानते हैं। ताजमहल भारत का है, कोलेजियम इटली का है, और माचू पिच्चू पेरी का है, पेट्रा चीन की दीवार, स्टैचू ऑफ द क्राइस्ट रिमीडर चिचेन इत्सा। अब 8वां क्या है अंकोर वाट, जो कि कहाँ किस देश में है, कंबोडिया में। ठीक है, बाकी इसके बारे में अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ सकते हैं। अंकोर वाट को यह मतलब बौद्धिक मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया बाद में, और इसके बाकी विशेष रूप से आपको उसके बारे में देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यह एक मंदिर है कह सकते हैं। चलिए प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य या अजूबे। पहले ये आप देख लीजिएगा, स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य। 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। ठीक है, यह स्वीडन एक नार्डिक देश है। ठीक है, याउंडे घोषणा देखिए, बात करें तो 6 मार्च 2024 को 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा मलेरिया से होने वाले मृत्यु दर में त्वरित कमी लाने और मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करने लिए याउंडे कैमरून में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जिसको याउंडे घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। इसमें 11 देश शामिल हुए, आप देख सकते हैं ये सभी 11 देश। इस घोषणा का मुख्य विषय था मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे विश्व वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024। इसमें 4 मार्च को यह रिपोर्ट जारी हुई। इसका 11वां संस्करण है। 163 देश शामिल हुए और लगातार 9वें वर्ष इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया। भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों को 000 के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों में रखा गया है। शीर्ष सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित बुर्किना फासो, सेकंड पे इजराइल और थर्ड पे माली। भारत 14वें स्थान पे है। ठीक है, पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी के रूप में देखेंगे। पोखरा नेपाल के गंडकी प्रांत में है और यह एक पर्यटन स्थल है। ठीक है,
यह नगर फेवन झील के किनारे स्थित है। चलिए आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो इसको नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक देखेंगे। 26 फरवरी 2024 को यह रिपोर्ट जारी हुई। 30वां संस्करण था। 176 देशों को शामिल किया गया। 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इस सूचकांक में सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित हुई है। भारत, ब्राजील और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में शामिल की गई हैं। हमारे भारत को इस सूचकांक में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की बात करें तो 22 फरवरी 2024 को यह सूचकांक जारी किया गया। यह 12वां संस्करण था और लगभग 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। शीर्ष 3 देशों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, राज्य अमेरिका, सेकेंड पे यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे फ्रांस। हमारे भारत की बात करें तो भारत को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है 55 स्थानों में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की रिपोर्ट। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 रिपोर्ट जारी हुआ। यह रिपोर्ट का 29वां संस्करण था। ठीक है, और लगातार 6वें बार डेनमार्क शीर्ष स्थान पे रहा, जबकि सोमालिया अंतिम स्थान पे रहा। ठीक है, इसमें 0 का स्तर है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 से अधिक है सर्वाधिक ईमानदार। तो अगर हम देखें सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश तो डेनमार्क फर्स्ट पे है, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 4 देश सोमालिया, वेनेजुएला और इसके साथ ही सीरिया और भूटान। हमारे भारत को 39वां अंक मिला हुआ है। 39वें अंकों के साथ 93वें स्थान पे है, यानी यहाँ पे भ्रष्टाचार अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब देखेंगे गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं वार्षिक बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाना, बोत्सवाना में हुई। इसमें टोटल 51 नई विरासतों को शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो 51 में 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में और 6 विरासत को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। इसी बैठक के दौरान गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में शामिल किया गया। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। यह एक नृत्य है जो हिंदू त्योहारों नवरात्र के दौरान किया जाता है। गरबो यानी गरबा की उत्पत्ति गर्भदीप से हुई है और आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भारत की अन्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में करें तो रामलीला 2008 में मिला। वैदिक मंत्रोच्चार, कुट्टियतम, रम्मन, मुडियट्टा, कालबेरिया, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे। इसके साथ ही पंजाब का देखिए, जंडियाल गुरु के लठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए गए बर्तनों की शिल्पकला। योगा 2000 नवरोज, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा 2023 में से स्थान मिला। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024, तो इसकी बात करें तो 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। इस सूचकांक का यह 19वां संस्करण है। ठीक है,
शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया है, क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग नहीं प्राप्त हुई है। इसके अलावा अतिरिक्त देखें तो डेनमार्क चौथे स्थान पर है। ठीक है, सऊदी अरब अंतिम पायदान पे है। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन 91वें स्थान पे है। दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका 57वें स्थान पे है। ठीक है, इसके साथ ही 3 G20 सदस्य यथा हमारे भारत को 7वें स्थान पे, जर्मनी 14वें स्थान पे और यूरोपीय संघ 16वें स्थान पे है। शीर्ष देशों की बात करें, डेनमार्क 4th पे, एस्टोनिया 5th पे, फिलीपींस 6th पे और हमारा भारत 7वें पे। अंतिम से देखें तो सऊदी अरब लास्ट से फर्स्ट, ईरान लास्ट से सेकंड और UAE लास्ट से थर्ड। भारत को 7वां स्थान मिला, स्कोर है 70.25। चलिए भारत का स्कोर देखिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसका स्कोर है, नवीकरणीय ऊर्जा में, ऊर्जा उपयोग में और जलवायु नीति में। आगे हम देखेंगे ये, आप ये रिपोर्ट भी देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड है, नवीकरणीय ऊर्जा में फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे है, ऊर्जा उपयोग में फर्स्ट स्थान पे फिलीपींस है और जलवायु नीति में नीदरलैंड है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023। चलिए आगे देखते हैं। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स द्वारा 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। प्रख्यात अमेरिकी गायिका या गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, चलिए ये 2 बार यह स्थान प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसे देखते हैं। 9 नवंबर 2023 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। ठीक है, जिसमें यह इस रैंकिंग का 16वां संस्करण है और 25 देशों एवं कुल 856 संस्थान शामिल हैं। सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत का है 148। ठीक है, चलिए एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय की बात करें तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, हांगकांग और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रमशः हैं। ठीक है, 10 शीर्ष 100 में शामिल भारतीय संस्थानों की बात करें तो IIT बॉम्बे को 40वां, IIT दिल्ली को 46वां, IIT मद्रास 53, IIT बेंगलुरु IISc बेंगलुरु कर्नाटक 58, 59 पे IIT खड़गपुर, IIT कानपुर 63वें और दिल्ली विश्वविद्यालय 94वें स्थान पे है। ग्वालियर और झोझीकोंड UCCN में शामिल। UCCN यानी यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का सृजन 2004 में किया गया था। ठीक है, तो जिसमें इसमें न्यूज क्या है, करंट की बात क्या है तो 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर 55 देशों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को की महानिदेशक आद्रे अजोल ने इन 55 नए शहरों को यूनेस्को में शामिल किया है। और अगर हम देखें तो भारत के 2 शहर शामिल हुए, झोझीकोंड और ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में और झोझीकोंड को साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया। इससे पहले जयपुर को शिल्प एवं कला के क्षेत्र में, वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में, चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में और श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में शामिल किया गया था। भारतीय शहरों की कुल संख्या यहाँ पे अब हो गई है 8। ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र में दिग्गज जो हमारे हुए हैं, जैसे संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के कारण। ठीक है, झोझीकोंड को साहित्य का शहर घोषित किया गया और यह प्रथम भारतीय शहर है साहित्य के क्षेत्र में। केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल है झोझीकोंड। ठीक है,
इजराइल फिलिस्तीन विवाद की बात करेंगे। अगर विवाद को आपको विस्तार में पढ़ना है तो ये विवाद को आप पढ़ लीजिए विस्तार में। और फिलहाल हम अभी इसमें करंट की न्यूज़ देखेंगे। और 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पे हमला किया। और हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया गया। ठीक है, ये आप इस हमले को देख सकते हैं। इसमें इजराइल की पवित्र मस्जिद जो थी अल अक्सा को गिरा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। धोर्डो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। UNWTO की महासभा, विश्व पर्यटन संगठन का 25वां सत्र 16 से 20 अक्टूबर के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची की घोषणा की गई और यह तीसरा संस्करण था। कुल 54 गांवों को शामिल किया। इसमें इस बार सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें 54 गांवों में भारत का धोर्डो गांव भी शामिल था। धोर्डो जो है वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ के महान रण में स्थित धोर्डो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब तक भारत के 2 गांवों को इसमें शामिल किया जा चुका है। 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जाना गया था। पोचमपल्ली यहाँ के उत्कृष्ट साड़ियों के रूप में भारत की सिल्क शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए इसे शामिल किया गया था। और ये जो धोर्डो है ये गुजरात का एक सांस्कृतिक उत्सव है रण, उसमें इस पारंपरिक कला, संगीत और शिल्प को प्रदर्शित करता है। अपने रण उत्सव के लिए फेमस है, तो इसलिए धोर्डो को शामिल किया गया। चलिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया गया। यह 15वां वार्षिक संस्करण था और जिसमें अगर हम बात करें तो नीदरलैंड को फर्स्ट, आइसलैंड को सेकेंड और डेनमार्क को थर्ड पोजीशन मिली। भारत 45वें स्थान पे रहा। ठीक है, चलिए और देखेंगे अगर हम वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की रिपोर्ट देखेंगे तो 12 अक्टूबर 2023 को कर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 18वां वार्षिक संस्करण है। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति विषय पर केंद्रित है। 125 देशों को इसमें शामिल किया गया। कोई भी भुखमरी की भयावह स्थिति में नहीं है इस सूचकांक के अनुसार, जबकि 9 देश भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं, चरम स्थिति पर नहीं है। इन 9 देशों में 6 देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, गणतंत्री गणराज्य लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन है। ठीक है, जबकि 3 देश बुरुंडी, सोमालिया और दक्षिण सूडान। चलिए यहाँ पे हम आगे देखेंगे। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन के मामले में बुरुंडी फर्स्ट पोजीशन पे है। 5 वर्ष से कम आयु में बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में दर्ज किए गए 18.7%। ठीक है, चलिए भारत को हमारे 111वीं रैंक मिली हुई है। भारत का यह स्कोर भारत की गंभीर स्थिति को दर्शाता है भुखमरी के। ये थोड़ा सा कह सकते हैं असंतोषजनक है। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। 2023 नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है क्लाडिया गोल्डिन को 2023 में। यह तीसरी महिला हैं। ठीक है, इसके अलावा नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है ईरान के नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न पे इन्होंने ये कार्य किया था, इस वजह से। इसके अलावा साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है नॉर्वेजियन लेखक जान ओलाव फ्रांसे को। यह उनके अभिनव नाटक और गद्य की वजह से दिया हुआ है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से 3 लोगों को, मोंगी जी
बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोग क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें प्रदान किया गया। क्वांटम डॉट्स का प्रयोग वर्तमान में QLED तकनीकी पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटरों, टेलीविजन स्क्रीन को प्रकाशित करने में किया जाता है। इसका LED लैंप में भी प्रयोग किया जाता है। भौतिकी विज्ञान का मिला हुआ है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज, एनी एल व्हीलियर, और यह इन्हें मिला इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड प्लस उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, बाकी इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है 2 लोगों को, कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन। ये हंगरी अमेरिका के हैं और ये अमेरिका के। कोविड-19 के प्रभावी mRNA टीकों वैक्सीन्स के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई थी इनकी खोजें। चलो आगे देखेंगे। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। चलिए आगे देखते हैं। 27 सितंबर को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा यह रैंक जारी किया गया। 20वां संस्करण है। 108 देश और कुल 1904 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई। अमेरिका के लगभग सबसे अधिक 169 संस्थान शामिल हुए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को फर्स्ट स्थान मिला, जो कि अमेरिका का ही है। लगातार 8वीं बार ये फर्स्ट पोजीशन पे आया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस रैंक में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान नहीं प्राप्त कर सका, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और इसके साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को भारत का शीर्ष स्थान मिला है। और भारत के कुल 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं, चलिए देख लें इसमें। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 201 से 250 के बीच में स्थान मिला। अन्ना विश्वविद्यालय को देखिए कितनी रैंक मिली है, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, फिर महात्मा गांधी, फिर ये आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 106 से 800 की सूची में शामिल किया गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट के बारे में अब बात करेंगे। 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन DC में स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा HFI रिपोर्ट जारी हुई। 9वां संस्करण है, जिसमें शीर्ष देश पे हैं। फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, सेकंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे डेनमार्क। ठीक है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। और 10 शीर्ष एशियाई देशों में सिंगापुर फर्स्ट पे, लिमोर लेस्टे सेकंड पे, नेपाल थर्ड पे, भूटान फोर्थ पे, थाईलैंड फिफ्थ पे, मलेशिया 6 पे, इंडोनेशिया 7 पे। भारत हमारा 9वें स्थान पे है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो 7 नवंबर 2023 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा डेस्कार्टेज इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर जेनेवा और ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट 2023 जारी हुई। यह इसका 10वां संस्करण है। 134 देश शामिल हैं। प्रथम 5 स्थानों पे सबसे पहले स्विट्जरलैंड, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ पे डेनमार्क और नीदरलैंड फिफ्थ पे है। अंतिम से देखें तो चाड सबसे अंतिम स्थान पे है। और इसके साथ ही भारत की स्थिति देखें तो समग्र रैंकिंग इसकी 103 है। ठीक है, चलिए रूल ऑफ द इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें इस सूचकांक में शामिल होने वाले 3 देश शीर्ष हैं। डेनमार्क फर्स्ट पे, नॉर्वे सेकंड पे, फिनलैंड थर्ड पे, वेनेजुएला सबसे अंतिम में है। हमारे भारत को 79वां स्थान मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। ठीक है, चलिए नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो शिखर सम्मेलन जो है 9 से 11 जुलाई 2024 को वाशिंगटन DC अमेरिका में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन नाटो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुई। ठीक है,
ये पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली की अध्यक्षता में अपूलिया, इटली में 50वें G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इटली ने जापान से G7 की अध्यक्षता ग्रहण की, ठीक है, जबकि 2025 में कनाडा द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। आगे हम बात करें तो बाकी आप इसे देख सकते हैं। हमारे भारत को इसमें आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यह जो सम्मेलन था अबू धाबी में हुआ 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य, ठीक है। इसकी अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी ने की, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो इसमें 2 अल्प विकसित राष्ट्रों कामोरोस और तिमोर लेस्टे के लिए विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। CMS COP 14 इसकी बैठक उज्बेकिस्तान में हुई 12 से 17 फरवरी को, ठीक है, और इसका उद्घाटन किया उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव ने, जिसका इस आयोजन जो था थीम थी प्रकृति की कोई सीमा नहीं, ठीक है। चलिए, और ये जो 13वां सम्मेलन हुआ था वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, जिसका केंद्रीय विषय ये था, आप इसे भी देख लीजिएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट हो आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन की बात करें तो कंपाला युगांडा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासना अध्यक्षों के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता की युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कगुटा मुसेवेनी ने। मुख्य विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। युगांडा वर्ष 2024 से 27 तक इस आंदोलन का अध्यक्ष है, और इसके हमारे भारतीय केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। वर्तमान में इसमें टोटल 121 देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे COP 28 संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कब हुआ? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 में, ठीक है। इसकी जो अध्यक्षता सौंपी गई थी सुल्तान अहमद अल जाबेर को, दुबई, ठीक है। इसके बारे में आप रोक के पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। इसी दौरान हमारे नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुभारंभ भी की थी, ठीक है। चलिए, भारत सहित टोटल 11 देश इसमें शामिल हैं। चलिए, अगर हम GPAI शिखर सम्मेलन 2023 भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, 12 से 14 दिसंबर 2023 में, जिसकी ठीक है, भारत इसका अध्यक्ष है इस परिषद का, ठीक। ये क्या है आप इसे देख सकते हैं। COP 5 मिनी माता अभी समय पर 5वीं बैठक जो हुई वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता क्लाउडिया डुमित्रो द्वारा की गई, जो कि रोमानिया देश से संबंधित हैं, ठीक है। इसमें इसकी 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिनी माता फिल्म का प्रसारण किया गया, जिसके निर्देशक एंड्रयू लेविटास हैं, ठीक है।
पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जिसका उद्देश्य पारा और उसके यौगिकों के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करना है। कोप 6 की अध्यक्षता ओसवाल्डो पेट्रिसियो अल्वारेज पेरेस द्वारा की जाएगी और इसकी जो 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य जिनेवा में ये आयोजित होगी। ठीक है, अभी कहाँ आयोजित हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और अभी भी जिनेवा में ही आयोजित होगी आगे वाली भी। ठीक है, भारत मिनीमाता अभिसमय का एक पक्षकार है और मिनीमाता रोग के बारे में अगर आप सभी जान सकते हैं तो इसे सर्वप्रथम देखा गया था 1956 में, जो कि पारा से होने वाली, मरकरी से होने वाली बीमारी है जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रथम वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की बात करें तो यूके के ब्लेचले पार्क में हुआ, पहला संस्करण था। भारत सहित लगभग 28 देश शामिल हुए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 3 बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट, तो ये कहाँ पे हुआ? तो अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण था, पर पहला संस्करण कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में ही आयोजित की गई थी। 3 बेसिन के बारे में नहीं जानते हैं तो ये पढ़ लीजिए। आगे देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन, तो क्यूबा हवाना में हुआ और 15 से 16 सितंबर 2023 में, जिसकी अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने की। मुख्य विषय था वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार की भूमिका। G7 के बारे में नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अब देखेंगे 18वां G20 शिखर सम्मेलन, हमारे भारत के भारत मंडपम प्रगति मैदान में की गई और भारत द्वारा आयोजित यह प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था। लगभग भारत के 60 शहरों में 200 बैठकें आयोजित की गई। ठीक है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी ये बैठकें हुई थी। भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा और हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया था। अतिथि देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को निमंत्रण मिला था। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बन गया है। ये आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछेगा क्योंकि ये भारत में हुआ था। ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ हुआ। ठीक है, मोदी जी ने किया और ये भारत की पहली पहल थी। ठीक है, भारत पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इसका थीम थी। आप ये सभी थीम याद रखिएगा, इसकी थीम यही थी। यह थीम महाउपनिषद से ली गई थी। ठीक है, चलिए G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देखेंगे। कीट स्टारमर यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। यूके की नई प्रधानमंत्री के रूप में यह बनी हैं और बने हुए हैं। इन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है। अगला देखेंगे अगर हम तो मसूद पेजेशकियन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, ये विजेता बने। ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। जूडिथ सुमीनवा तुलुका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। ठीक है, और कहें तो यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देखेंगे। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में प्रबोवो सुबियांतो को चुना गया हुआ है। इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया। फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में अलेक्जेंडर स्टब विजेता हुए और इन्होंने नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम देखें तो डोनाल्ड टस्क को नया प्रधानमंत्री चुना गया और इन्होंने शपथ ग्रहण किया हुआ है। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री
बने हुए हैं, इन्होंने अपना पदभार संभाला और ये 42वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे बात करें डेनियल नोबोआ को, तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति ये बने हैं। ठीक है, ये सबसे युवा 36 वर्ष के में निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ये सब अभी तक में इक्वाडोर के इतिहास में दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं की बात करें तो सुपर टाइफून यागी, जो कि वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ठीक है, इससे प्रभावित देशों में चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार थे। सबसे ज़्यादा वियतनाम प्रभावित हुआ था। ठीक है, साथ ही यह चीन में लैंडफॉल करने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसका नाम अगर हम बात करें तो सुपर टाइफून यागी यहाँ का अर्थ है बकरी जापानी भाषा में, या मकर राशि से होता है। ठीक है, भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया। इसके तहत $1 मिलियन मूल्य की मानवीय सहायता इन्होंने वियतनाम को प्रदान की थी। गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल की बात करें तो 22 मई 2024 को बंगाल की खाड़ी से एक निम्न दबाव के क्षेत्र में रूप में यह उत्पन्न हुआ और 26 से 27 की मध्यरात्रि में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटों पर लैंडफॉल करने से पूर्व यह गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके साथ ही लैंडफॉल के बाद इस चक्रवात के प्रभाव का आकलन करने के लिए भारतीय तटरक्षक पोत वरद को पारादीप से रवाना किया गया था। रेमल का अर्थ है बालू। ठीक है, अरबी अर्थ है बालू, और यह नाम जो है ओमान ने दिया था। तो ये वीडियो जो पूरा था ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समिति थी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जितने अंतर्राष्ट्रीय चुनाव हुए और साथ ही इंटरनेशनल संबंध जो था भारत का विभिन्न देशों से, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा ये आपकी परीक्षा के लिए। सभी इंडेक्स, सभी सूचनाएं, सभी जो रिपोर्ट हैं, ठीक है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें, स्किप नहीं करिएगा। जहां आपको लगे नोट करते चलिएगा। वीडियो की स्पीड बढ़ा के 2.0 करके देखिएगा, तो वॉल्यूम स्पीड, तो आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें, अगर समय कम है तो उस हिसाब से। फिलहाल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगला जो वीडियो होगा वो आर्थिक घटनाओं पे संबंधित होगा, जो इकोनॉमिक करंट अफेयर है उससे लेकर के पूरे साल भर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।